नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं कविता सिंह और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राशन डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा, हाथों में बैनर लेकर शुरू की पदयात्रा। राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, राज्य भर के खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। अजमेर के मिशन कंपाउंड में लगी आग, मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। अजमेर में 3 तलाक का मामला आया सामने, पुलिस कर रही है मामले की जांच। घर की छत पर चढ़कर महिला ने किया तमाशा, गंज थाना पुलिस ने किया मामले को शांत। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान के सभी राशन डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर कई बार पूर्ववर्ती सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन मांगे नहीं माने जाने के विरोध में राशन डीलरों में आक्रोश दिखने लगा है। आज अजमेर जिले के समस्त राशन डीलरों ने हाथों में बैनर लेकर अजमेर से जयपुर की पदयात्रा निकालकर जयपुर के लिए प्रस्थान किया। राशन डीलर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 तारीख को राजस्थान के सभी जिलों में हजारों की संख्या में राशन डीलर जयपुर शहीद स्मारक पर एकत्रित होंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मानदेय की मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी निर्धारित मानदेय की है, जो कि गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के राशन डीलर मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर इस बीच उनकी मांगे नहीं मानी गई तो भविष्य में रणनीति बनाकर आगे के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज राजस्थान के समस्त राशन डीलरों द्वारा मजबूर होकर पैदल पद यात्रा का अजमेर से जयपुर जो कूच करेंगे। विगत 2016 से राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराता आया है, मगर सरकार ने आज तक राशन डीलरों की सुध नहीं ली। राशन डीलर आज इतना त्रस्त है कि अपना घर परिवार, अपने बच्चे को पालना बहुत कठिन हो रहा है। ना तो राशन डीलर अपने सहायकों की मजदूरी निकाल पा रहा है, समय पर कमीशन नहीं दिया जाता है, और तरह तरह के अन्य कई आदेश राशन डीलरों पर थोप दिए जाते हैं, जो कि ये काम सरकारी कर्मचारियों के होते हैं, मगर राशन डीलर को ज़बरदस्ती बदुआ मजदूर बनाकर सरकार और विभाग परेशान करती है। आज 2022 को 27 दिसंबर 2022 को कांग्रेस के पूर्ववर्ती खाद्य मंत्री श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने 27,000 राशन डीलरों के बीच में आके मंच पर कहा था कि मैं आपको मानदेय दिला के रहूँगा, और उन्होंने भगवान राम की झूठी कसमें खाई कि मैं भगवान राम का वंशज हूँ और मैं आपको मानदेय दिला के रहूँगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मगर भगवान राम की झूठी कसमें खाई तो भगवान राम ने उनको घर पे बैठा दिया। हमसे झूठे वादे, झूठे सपने दिखाकर राशन डीलरों को आज बद से बदतर स्थिति कर दी है। हम ये डबल इंजन की सरकार से निवेदन, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि हमारे गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के अंदर मानदेय वेतन लागू किया जाए, जिससे राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आज प्रदेश के राशन डीलर एक पदयात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं अजमेर से जयपुर के लिए, और पूरे राजस्थान के जो राशन डीलर हैं उनकी एक ही मांग है, वो है मानदेय। राशन डीलर 2016 से बहुत ही पीड़ित है, बहुत ही शोषित हो चुका है। हमारे राशन डीलरों की न समय पर हमारे को कमीशन मिल रहा है, न समय पर हमारे को सुविधा मिल रही है। हमारे राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इसलिए हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें मानदेय गुजरात की तर्ज पर मानदेय दिया जाए। और हमारी जो यात्रा आज प्रारंभ होने जा रही है वो 15 तारीख को शहीद स्मारक जयपुर पहुंच रही है, और उस यात्रा में हमारे पूरे राजस्थान के 27,000 डीलर भाग ले रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं सीएम साहब से मिलकर हमको मानदेय की हम मांग करने जा रहे हैं, और मांग देंगे तभी राशन डीलरों की स्थिति में सुधार होगा, नहीं तो राशन डीलर फिर आक्रोश यात्रा और निकालने के लिए मजबूर होगा। ठीक है सर, तो हमारी यही सरकार से मांग है। अजमेर राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का आज इंडोर स्टेडियम पटेल मैदान में शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में अलग अलग खेलों में सिविल में कार्यरत कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी समारोह स्थल पर उपस्थित रहे।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य भर से आए खिलाड़ी एवं विभागों के कर्मचारी इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मंत्री सुरेश रावत ने सभी खिलाड़ियों को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया है। देखिए, आज हमारे अजमेर जिला प्रशासन द्वारा राज्य भर से आए हुए खिलाड़ियों का जो सरकारी विभाग के अंदर कार्मिक विभाग के विभिन्न विभागों के कर्मचारी है, वो यहाँ खेल प्रतियोगिता के अंदर राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता है, उसमें हिस्सा लेने के लिए आज अजमेर पधारे। आज इसका शुभारंभ है। शुभारंभ के रूप करने के लिए मेरे को भी जिला प्रशासन ने बुलाया। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और साथ ही मैंने खिलाड़ियों से भी आह्वान किया है कि खेल को खेल की भावना से खेलें और या अजमेर आए हो या ब्रह्मा जी की नगरी है, आराम से ब्रह्मा जी के दर्शन करें और सब लोग आपस में आपसी सद्भाव से खेल को खेलें। और मैंने कलेक्टर महोदय को भी कहा है कि भाई हमारे जो भी खिलाड़ी सरकारी विभागों के अंदर तो वास्तव में खेलना चाहते हैं और जो जिस खेल में निपुण हो उसी खेल क्षमता को और आगे कैसे बढ़े उसमें सहयोग करें। देखिए, सिविल सेवा से जुड़े हुए जो कार्मिक कर्मचारी है उनके ऊपर वर्कलोड भी रहता है, तो निश्चित रूप से खेल में उनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उससे दूसरे कर्मचारी भी सीखेंगे और उनका खुद का तो शारीरिक क्षमता, बुद्धि का विकास और उत्साहवर्धन होगा ही, लेकिन साथ में दूसरे कर्मचारियों का भी होगा। तो ये समय समय पर होना चाहिए। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद करता हूं। अजमेर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र सीबीएसई बोर्ड ऑफिस के सामने मिशन कंपाउंड के एक मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसके चलते क्षेत्रवासियों की मदद से मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। ब्रजकिशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर करीब 1:55 पर फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी कि मिशन कंपाउंड के किसी मकान में आग लग गई है। सूचना मिलते ही तुरंत दमकल की टीम सहित वह मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि मकान सेपरेट होने के चलते दोनों तरफ से दरवाजे बंद थे, जिस पर घर के मुख्य द्वार का दरवाजा तोड़कर रसोई में पड़े सिलेंडर को बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट था, जिसके कारण घर में रखे कुछ घरेलू सामान जल गए। गनीमत रही कि आग लगने के दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था। सर 1:55 के लगभग फायर स्टेशन पर सूचना आई थी कि मिशन कंपाउंड में किसी मकान में आग लग रही है। सूचना पर मैं और मेरे स्टाफ के 3-4-5 जने हम आए और मौके पर आए तो गाड़ी तो पूरी अंदर आ नहीं पाई मिशन कंपाउंड के अंदर। मैं खुद ही आया, अंदर आके देखा तो एक मकान में आग लग रही है। उसमें कंप्लीट सेटअप है, किचन, लेटरिन, बाथरूम, रसोई सब बना हुआ है कंप्लीट, लेकिन दोनों दरवाजे बंद थे, अंदर धुआं था, आग लगी हुई थी। हमने मौके पे आके सिलेंडर बाहर निकाला और आग को कंट्रोल में किया। कंप्लीट आग शॉर्ट सर्किट की वजह से थी और नहीं कोई जनहानि नहीं है, सब कंप्लीट है। घर का थोड़ा बहुत सामान, घरेलू सामान जला। सिलेंडर नहीं निकल पाता तो आग फट सकता था सिलेंडर और दुर्घटना हो सकती थी। आसपास के मकान रिहायशी इलाका है, आस पड़ोस में स्थिति गंभीर हो सकती थी। लेकिन कमरे में घरेलू सामान ही है और कुछ ऐसी कोई बाहर की चीज़ नहीं है, जैसे अपने फर्नीचर, कॉपी किताबें, अलमारी वगैरह, ये चीज़ें थी और कुछ नहीं है। हाँ, शॉर्ट सर्किट है, कॉर्नर पे कोई चीज़ थी, मशीन वगैरह वो जली थी, उसी वजह से आग लगी थी। घायल हुआ? नहीं, कोई घायल नहीं है सर, सब कंट्रोल है। ऐसा हुआ कि मकान मेरा ही है और मेरा नाम मिसेस जेसिका आथर है। और जब मैं आज बाथरूम में नहाने के लिए जब मैं गई तो लाइट नहीं थी। जब लाइट नहीं थी तो फिर मैं टॉर्च जला के नहा रही थी। इतने में आवाज़ आई बाहर, मेरे को आवाज़ देने लगे सब लोग। तो मैंने सोचा कोई मुझे ऐसी बुला रहा है, मैंने कहा मैं नहा रही हूँ। तो फिर जब फ़ोन आया, फ़ोन पे मैंने जब फ़ोन उठाया तो उसमें मेरी टेनेंट है, उसने मेरे को फ़ोन किया कि आंटी आग लग रही है। मैंने कहा बेटा मैं इस वक्त मैं आई एम टेकिंग बाथ, तो मैं अभी निकल रही हूँ। तो बस फिर मेरे को टाइम तो लगेगा ही। जब तक निकली, जब तक मोहल्ले वाले आ गए थे और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत मदद करी और ख़ासकर सब लोगों का, सारे मोहल्ले वालों का जिन्होंने मेरे को कोऑपरेट करा। बाय द टाइम मैं बाहर आई काफ़ी कुछ मतलब उन्होंने संभाल लिया था और पानी डाल के आग बुझा दी थी। कैसे हुआ? और क्या जला? ये क्या जला ये तो वो जो रहती हैं वही बताएंगी। लक्ष्मी जी आप बताइए क्या जला? कैसे लगी आग? ये तो मैं तो ये कमरा ऊपर है तो वो सब क्या ये किराए पे दे रखा? ऊपर वाला जी हाँ जी। किनको दे रखा है? ये मेरी टेनेंट है मिस लक्ष्मी। ठीक, बुलाओ। जी नाम हाँ। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम मैंने बोला ना मिसेस जेसिका। कहाँ पर है ये मकान?
जी ये यहाँ पर CBSE बोर्ड के ऑपोजिट बिहाइंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गौपुरा कॉलोनी मिशन कंपाउंड कहलाता है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट OPD, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में एक महिला द्वारा पूर्व में महिला पुलिस थाना और अलवर गेट थाने पर ससुराल वालों के विरुद्ध प्रताड़ित करने और मारपीट, छेड़छाड़ एवं दहेज मांग के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर दोनों ही थानों द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसे लेकर आज महिला ने जिला SP से शिकायत की है। पीड़िता ने बताया कि पुलिस द्वारा उस पर अनावश्यक दबाव डालकर राजीनामा करवाने को कहा जा रहा है और राजीनामा नहीं करने की दशा में उनके पीहर वालों के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि अधिकारी द्वारा उनके ससुराल वालों से मिली भगत कर उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही व कार्यवाही करने के दबाव भी उन पर बनाया जा रहा है, जिसे लेकर आज पीड़िता ने जिला अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई है। सर, मेरा शबाना कुमारी है। क्या हुआ आपके साथ? सर,
मैं शबाना कुमारी है। मेरे दोनों जेठ रहीम और बाबुद्दीन मेरे साथ छेड़खानी करते और मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करते थे। मुझसे बोलते थे। कई दिनों तक मैंने इनके बारे में घर वालों को कुछ नहीं बताया। उनके मैंने बताया तो ऑब्जेक्शन उठाया तो मेरे ससुराल वालों ने, मेरी नंद ने, मेरी सास ने और मेरे पति ने मुझे मारा पीटा और गालियाँ दी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मेरे आदमी ने मुझे मारा पीटा और मुझे गालियाँ दी और मेरे घर वालों को ऊपर छत पे मुझे 3 बार तलाक दे दिया। और फिर मोहल्ला वालों के सामने मुझे सीढ़ियों से घसीटता हुआ मेरी चोटी पकड़ के नहीं मुझे मोहल्ला वालों के सामने मारा पीटा और गालियाँ दी और मुझसे बोला कि तुझे निकल घर में से, तुझे तलाके बोल दिया। और मेरी सास और नंद मुझ पर आए दिन ये सब अत्याचार करते थे। मेरे जेठ मैंने इनकी सुनवाई करी, सर इन्हें कुछ भी नहीं बोला। मुझे दहेज के लिए मांग जांच करते थे। मेरे पति और मेरी ननंद ने मुझे 1 लाख रुपए की मांग करी। मेरी सास मुझसे बोलती है, सर हमजादी को निकाल देना, भिखारिन को किसको घर में लेके आ गए। मेरे दोनों जेठ बोलते हैं कि दहेज के लिए मुझे मांग जांच करते हैं। मेरे से बोलते हैं कि सर कि उसको घर में से निकाल देना और तुझसे जो भी हो इस भिखारन को घर में मत रखना। सर मैं चाहती हूँ जो मैंने इंसाफ चाहिए सर। मुझे आए दिन मुझे जलील किया जाता था। मेरे घर वाले गरीब हैं सर, मेरे पापा बुजुर्ग हैं, मेरी मम्मी हैं बीमार रहती हैं सर ये। और मुझ पे हर आए दिन 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मांगाते रहते थे। मैंने काफ़ी बार ला के भी दे दिया। सर मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरी सुनवाई करें कि ये ना इसकी कि कोई भी लेडीज आज तक जो हर छोटी छोटी बातों पे उनको छोड़ देते हैं, उसको जलील करते रहते हैं, हर दहेज के लिए मांग करते रहते हैं। गरीब घर कहाँ से लेके आएगा सर। मेरे घर वाले पहले ही बहुत गरीब हैं। मेरे भाई हैं जो फेरी करते हैं सर, वो कहाँ से लेके आए मेरे घर वालों ने। और कहाँ का मामला है आपका? मेरा ये लोहा खान का मामला है, जेलर वाली गली का। और मैं रहती हूँ कबीर नगर मेरे माँ पापा के साथ में। और मेरे साथ जब से शादी हुई है जब से ही मुझे टॉर्चर किया जाता। मेरी सास और मेरी ननद मुझे पुलिस में गए थे सिविल लाइन थाने में और मैंने दी थी 31 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया मेरे खिलाफ। फिर उसके बाद में मैंने महिला थाने में गई थी। महिला थाने में मैंने 1 फरवरी को दी थी तो उसमें भी कुछ नहीं बोला उनने। सर मुझे बिल्कुल इधर उधर घुमा रहे फिरा रहे सर, मुझे परेशान कर रहे। मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरे घर वाले गरीब है। आज मैं कलेक्ट्री में आई हूँ सर मेरा इंसाफ मांगने के लिए। सर मुझे इंसाफ। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र स्थित महादेव कॉलोनी बोराज रोड पर देर रात गृह कलेश के चलते एक महिला छत पर जा चढ़ी और छत पर चढ़कर महिला ने तमाशा शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर क्षेत्रवासियों की लगी भारी भीड़ और परिजनों ने महिला को काफी समझाने की कोशिश की, पर महिला अपनी जिद पर अड़ी रही। सूचना मिलते ही गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश शुरू कर दी। महिला को नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद था और गुस्से में आकर महिला ने ऐसा किया। फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। गंज थाना के एएसआई कुंदन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महादेव कॉलोनी बोराज रोड में रात 11 बजे करीब सूचना मिली कि एक महिला छत के छज्जे पर जा बैठ गई और कोई हादसा हो सकता है। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से समझाइश कर उसे नीचे उतारा। जब महिला से इस बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि ये पारिवारिक आपसी विवाद था और महिला ने गुस्से में आकर ऐसा किया। समझाइश के बाद महिला शांत हो गई। पुलिस ने कोई मामला और शिकायत दर्ज नहीं की है। पुलिस थाने पे कंट्रोल सूचना मिली थी कि महादेव कॉलोनी बोराज नागपुरी रोड पे एक लड़की, एक महिला है जो घर की छत पे है, ठीक है ना। तो तुरंत यहाँ आए, पारिवारिक मैटर था, आ गई, नीचे बुला लिया, उसको समझाइश करी। दोनों पारिवारिक मैटर है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कारण था महिला को? पारिवारिक मामला है इनका, आपसी का पारिवारिक मैटर है, उसका और कोई विशेष बात नहीं है। समझाइश कर दी। चक्का चढ़ गई थी वैसे भी महिला घर की छत पे, घर की छत के ऊपर छज्जा, उसके ऊपर खड़ी हो गई थी वो। ठीक है, समझाइश कर दिया, दोनों परिवारों को समझा दिया, कर दिया, शांति है, ऐसी कोई बात नहीं। अजमेर कोटड़ा स्थित सावन स्कूल के निदेशक हरीश कुमार शर्मा पर अज्ञात सामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि को लाठी का प्रभाव दिखाते हुए उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद निदेशक हरीश कुमार ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। निदेशक हरीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह लड़कों का घर के सामने आकर हमला करना सोचने वाली बात है और ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्होंने बताया कि इस मामले के बाद वह काफ़ी परेशान है। हमले का उन्होंने किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट्स पर शक नहीं जताया क्योंकि उनका कहना है कि उनका या उनके परिवार का किसी से भी कोई बैर या दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसी घटना समाज और सोसाइटी को टेंशन देती है और ऐसे असामाजिक तत्व यदि इस तरह के हमले करेंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं है।
कल शुक्रवार शाम को करीब 8:15 और 8:30 के बीच की है। जब हमने सीसीटीवी कैमरा से देखा तो इसका समय मालूम पड़ा, लेकिन इस तरह इन लड़कों का लाठी से कार पर हमला करना और घर के सामने आकर इस तरह का हमला करना ये थोड़ा शोचनीय है और इस हमले ने हमें टेंशन दी है। और हमारा शक किसी भी बच्चे पर या किसी भी पेरेंट्स पर या किसी भी आसपास रहने वाले पर नहीं है, क्योंकि हमारा किसी से भी कभी कोई विवाद कभी कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन करते हैं हम लोग। मैं हरीश शर्मा, निदेशक सावन स्कूल अजमेर। लेकिन ऐसी जो घटना है वो समाज को और सोसाइटी को टेंशन देती है कि ऐसे असामाजिक तत्व यदि इस तरह के हमले करेंगे तो हम सुरक्षा में नहीं हैं। तो मैं आपसे आपके माध्यम से यही गुहार लगाऊंगा कि जो पुलिस महकमा है इसकी तफ्तीश करे और इन अपराधियों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग
शॉपिंग सेंटर शास्त्री नगर अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के मेयो कॉलेज में चल रहे शब्दों का महोत्सव कार्यक्रम के दौरान आज फिल्म राइटर प्रसून जोशी ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि आपसी संवाद बहुत जरूरी है। संवाद और डिस्कशन से ही विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज भी लोग किताबों के नजदीक है, बस तरीका बदला है। नहीं, मैंने ये कहा, देखिए एआई को हमें है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हर जगह यूज़ हो रही है, हमको पता नहीं है लेकिन हर जगह यूज़ हो रही है। हम जितना भी काम करते हैं, आपको कई बार फ़ोन पे हमको लगता है कि कोई आंसर दे रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। आपकी बुकिंग हो रही है टिकटों की, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो हर जगह प्रयोग हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक टूल होना चाहिए, वो हमारे हाथ में एक, जैसे कहना चाहिए हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हाथ से निकल जाए, वो अपने डिसीजन लेना शुरू कर दे कि आप कहें कि ये आदमी दोषी है कि नहीं, इसका निर्णय जो है कंप्यूटर लेगा। अब हम ये हटा रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं, ये डिसीजन जो है कंप्यूटर लेगा। और कंप्यूटर किस आधार पे लेगा कि जो पहले केसेस हुए हैं उनको स्टडी करेगा, ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, इस आधार पर अब कंप्यूटर ही निर्णय लेगा कि ये दोषी है नहीं है। ऐसा पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंसान जो होता है वो बहुत सी भावनाओं को समझकर, इतिहास को भी समझता है, डेटा को भी समझता है, लेकिन भावनाओं को भी समझता है। वो भावनाओं के बिना वो निर्णय नहीं लेता है, वो इंसान की ज़रूरतों को भी समझता है और एक परिस्थिति की प्रासंगिकता को भी समझता है। वो चीज़ें अगर जब तक नहीं आएंगी तो एआई को अगर आप एक टूल समझें, उसका प्रयोग उस तरह से करें कि भाई आपको कोई काम करना है तो उसको एक मशीन की तरह उसका प्रयोग करें, तब तक सही है। लेकिन उसे निर्णय लेने की क्षमता न दें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। इंसान ही एआई का कंट्रोल करे, एआई इंसान का कंट्रोल ना करे। ये मैं चेतावनी देने की बात कर रहा हूँ। सर, आज काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे किए। मेरे को तो यही अच्छा लगा कि बच्चों ने ये जानने की कोशिश की कि भाई उनको क्या पढ़ना चाहिए, उनकी एजुकेशन जो है वो किस तरह की, वो क्या चीज़ में स्पेशलाइज करें। क्योंकि जो मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि भाई जो आज आप पढ़ रहे हैं कुछ समय बाद वो आउटडेट हो जाता है, कि उनका ये तो आप ज़रूरत ही नहीं है इस तरह के लोगों की। तो ऐसे में बच्चे क्या पढ़ें, क्या सीखें। तो मैंने कहा कि उनको जो है फंडामेंटल चीज़ ये सिखाइए कि सीखना कॉलेज में अब ख़त्म नहीं होगा, सीखना तो तुम्हें जीवन भर पड़ेगा। ये नया सत्य है, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 40 साल के हो, कुछ नया आएगा तो उनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति जागृत करे। एजुकेशन उनको इस लायक बनाए कि वो ऐसा नहीं समझ के बैठ जाएं कि अब भैया लिखना पढ़ना हुआ ख़त्म, अब तो मैं छुट्टी हो गई। तो ये छुट्टी किसी की नहीं होने वाली है, लगातार हमको सीखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमसे एक कदम आगे चल रही है। उससे कदम मिलाना, उसे अपने कंट्रोल में रखना है तो उसको सीखना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक नया घोड़ा आ गया है, तो अब उस घोड़े पर सवारी करना तो हमें ही सीखना पड़ेगा ना, वरना घोड़ा हमारी सवारी कर लेगा भाई। सर, एक लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। एआई जो आप कह रहे हैं, आज अब ये होने लगा है कि एआई के माध्यम से हूबहू वैसा का वैसा गाना आपको तैयार करके दे दिया जा रहा है और एआई ही उसको टेक्नोलॉजिकली गाना बना के निकाल दे रही है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि ठीक है, इससे एक तरह की नुकसान तो होगा और चुनौती भी आएगी, लेकिन हमारे जो सुनने वाले हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अब थोड़ा ज़्यादा डिसर्निंग, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, ज़्यादा मांग करें। हमें अच्छा और अच्छा काम चाहिए और आप देखेंगे कि जो अच्छा काम करने वाले हैं उसमें ऊपर आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से थोड़ा बहुत इधर उधर बना लेना, 19-20 जोड़ देना। देखिए मैंने कहा वहाँ पे भी 2 और 2 4 नहीं होता है, कविता में 2 और 2 5 हो जाता है। वो जो एक है वो चीज़ हमें जिंदा रखनी है, तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी ये समझें। अजमेर के विजयलक्ष्मी पार्क में भारत विकास परिषद अरावली द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान 6 जोड़े एक साथ विवाह सूत्र में बंधे।
अजमेर मेयर व्रजलता हाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि सामूहिक विवाह समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं वह अपने बच्चों का विवाह आसानी से करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज के समय में विवाह के खर्चे आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है और ऐसे महंगाई में विवाह सम्मेलन ही गरीब लोगों को राहत दे सकता है, जिससे सभी अपने अपने बच्चों का विवाह कम खर्चे में करवा सकते हैं। देखिए, आज भारत विकास परिषद अरावली द्वारा जो है सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 जोड़े हैं जो आज जो है परिणय सूत्र में बंधेंगे। तो पहले तो मैं इन सभी वर वधू को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और इनका जीवन जो है खुशमय बीते, मंगलमय हो। दूसरा जो है, जो इस तरह के जो कार्यक्रम है भारत विकास अरावली परिषद जो कराता है, तो ये बहुत अच्छे कार्यक्रम, मतलब जो सामूहिक विवाह करवाता है, ये बहुत अच्छी एक पहल है समाज में। तो इससे क्या है, सभी जो गरीब वर्ग के जो माँ बाप रहते हैं, जो कहना चाहिए कि इन तैयारियों में, शादी की तैयारी करने में और पैसे की जब वो जुटाने में थोड़ा वो लगता है उनको कि कैसे क्या करें, तो इस तरह की जो इनको परेशानी रहती है, उन सब परेशानियों से इनको निजात मिल जाती है और ये अच्छे से अपने बच्चों का जो है विवाह कर पाते हैं। तो इन सबको जो है सामूहिक भारत विकास अरावली परिषद वालों को मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी। इस तरह से कार्यक्रम रखते हैं और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर और ये विवाह का जो आयोजन करते हैं। साथ ही साथ जो ये आज विजय लक्ष्मी पार्क में जो आयोजन किया गया है, ये सारा कुछ जो है निगम के द्वारा कराया गया है, तो इसमें हमारी भी सहभागिता रही है, तो हम भी धन्य हो गए इस काम को कर कर। भारत विकास परिषद अरावली द्वारा हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आज 6 जोड़ों का विवाह किया जा रहा है और ये सभी जोड़े अजमेर के हैं और ऐसे परिवारों से हैं जो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हैं इस अपने परिणय कार्यक्रम करने में बच्चों के, तो उनके लिए हमने ये व्यवस्था की है। और संस्था द्वारा लगभग 65 से 70 वस्तुएं आज जो है कन्यादान में दी जाएंगी, जिसमें मुख्य रूप से पलंग, अलमारी, चांदी की पायजेब और जो वस्त्र हैं और जो घर गृहस्थी की सामग्री होती है, वो सब इसमें आज यहाँ पे दी जा रही है। भैया, कहाँ से कहाँ बारात निकली आज? बारात आज नया बाज़ार राजकीय संग्रहालय से निकली और नया बाज़ार चौपड़ होते हुए आगरा गेट से विजयलक्ष्मी पार्क आई और जगह जगह हम सभी अजमेर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा हर जगह स्वागत किया और हमें इससे ऊर्जा मिली और उन्होंने हमारा प्रोत्साहन किया। क्या दहेज की कुरीति को समाप्त करना चाहते हैं? बिल्कुल, दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसके लिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दहेज दानव है और निश्चित रूप से दहेज के लोभ के कारण कई बार बच्चियों का विवाह नहीं हो पाता है, या मान लीजिए विवाह होता है तो उसमें जो लड़की के परिवार है वो पूरी तरह से पूरा जीवन उनका एक तरह से उस पैसा चुकाने में या उस कर्ज के तले दबा रह जाता है। तो ये संस्था का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को इस प्रकार आयोजित किया जाए जिसमें इस कार्यक्रम की सुंदरता बनी रहे और भव्यता भी दिखे और फिजूल खर्च ना हो, और मुख्य रूप से जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो हम कन्या को ही हम सपुर्द करते हैं और उनको संभालते हैं। कहाँ शादी हुई आज? जी, कहाँ पे कर रहे हैं? आज ये कार्यक्रम विजयलक्ष्मी पार्क में आयोजित किया जा रहा है और आज नगर निगम के सहयोग से हमें विजयलक्ष्मी पार्क की व्यवस्थाएं सारी दी गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।